तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री के अध्याय 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के टोटल मैं आप लोगों को 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहला नंबर का प्रश्न और दूसरा नंबर का प्रश्न है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वाला प्रश्न को 2025 में पूछा गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं जितने भी एसएसटी के सब्जेक्ट हैं ना, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, सभी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं। और आज से हम लोग हिस्ट्री का जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त करेंगे चैप्टर वाइज सभी के सभी। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाएँ। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। बोल रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन जो है कि जर्मनी का चांसलर था। स्टूडेंट बोलिए, मेजनी था, हिंगेल था, बिस्मार्क था या फिर विक्टर एमेनुएल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, जर्मनी का चांसलर अगर कभी भी पूछेगा तो बिस्मार्क में आप लोगों को टिक लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। हो सकता है कि 2026 में भी पूछ ले। दूसरा प्रश्न है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, यानी कि जब सेडोन का युद्ध हुआ था तो कौन हार गया, तो वही हुआ पराजय। किसकी पराजय हुई थी स्टूडेंट बोलिए? फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का या फिर प्रसा का। तो फ्रांस का पराजय हुआ था स्टूडेंट। किसका हुआ था? फ्रांस का। स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताएं कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसने, है ना, निम्नलिखित में से किसने अपने देश में, अपने ही देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था। कौन है स्टूडेंट जो कि अपने ही देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था स्टूडेंट? मेजनी था, मेटरनिक था, बिस्मार्क था या फिर लेनिन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क क्या किया था? ये अपना ही देश में स्टूडेंट जहाँ वो रहता था, वो जिसका वो देश था, ठीक है, जहाँ वो रहते थे वही देश में वो क्या कर दिया? अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था। ठीक है, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया था, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न करवाता हूँ वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हुए होते हैं। वैसे ही प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1853 से लेकर 54, यानी कि 1853 से 1854 के क्राइमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की ओर से। किस ओर से? फ्रांस की ओर से वो युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा वो कर दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठन त्रिसदीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? स्टूडेंट पूछ रहा है कि कौन नहीं था। बोलिए, भारत नहीं था, कनाडा नहीं था, पोलैंड नहीं था या फिर फ्रांस नहीं था स्टूडेंट? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट फ्रांस नहीं था। कौन नहीं था? फ्रांस जो था वो नहीं था। अगला है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के, किसका स्टूडेंट? तुर्की के समर्थन में कौन था? बोल रहा है कि कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, मिस्र था या फिर रूस था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मिस्र जो है, मिस्र था। कौन था? मिस्र था। क्या याद रखेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो मिस्र था। ठीक है, 7वां नंबर का प्रश्न है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बोलिए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। स्टूडेंट सभी के सभी प्रश्न जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ स्टूडेंट की जो डेट वाला प्रश्न होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये सब देखिए डेट वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का
एकीकरण जो है स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि कब पूर्ण हुआ था, तो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। 9 नंबर का है कि लुई फिलिप, नाम याद रखेंगे, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो स्टूडेंट फ्रांस देश का शासक यानी कि राजा था, वहीं पर वो शासन करते थे। 9 का भी समझ में आ गया। आइए 10 का देखते हैं क्या है कि यूटोपियन, नाम याद रखिएगा सॉरी स्टूडेंट, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे जो है कि कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना, ठीक है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि 2024, 2024, 24 है ना, यानी कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के केवल मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगला है 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बोहेमिया, नाम याद रखेंगे, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोलिए किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया का अधीन था, यूनान के अधीन था, तुर्की के अधीन था, या फिर पोलैंड के अधीन था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे ये जो है ना बोहेमिया, ये किसके अधीन था? तो ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि निम्न में से किसमें से, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कौन है स्टूडेंट जो कि मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन नहीं था, जर्मनी नहीं था, फ्रांस नहीं था, या फिर रूस नहीं था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी नहीं था स्टूडेंट। कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। 13 का देख लेते हैं क्या है कि 1871 में, कब डेट याद रखेंगे? 1871, ठीक है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? कहाँ का सम्राट बना? इटली का बना, इंग्लैंड का बना, जर्मनी का बना, या फिर पोलैंड का बना था? तो याद रखेंगे कहाँ का बना? जर्मनी का बना था। कहाँ का बना था? जर्मनी का। 14 का है कि साल्डेनिया का राजा कौन था? बोलिए, यहाँ देख सकते हैं आप, साल्डेनिया का राजा कौन था स्टूडेंट? मैं अगर आपको ऑप्शन दिखाऊं साल्डेनिया का राजा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये है साल्डेनिया का राजा। कौन था? विक्टर एमेनुएल था। ए, बी में क्या है? नेपोलियन है, सी में है चांसलर 10 है, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि साल्डेनिया का राजा जो था स्टूडेंट, साल्डेनिया का राजा था वो विलियम एमेनुएल था। नाम याद रखेंगे, साल्डेनिया का राजा कौन था? विलियम एमेनुएल था। ठीक है, अब आइए हम लोग 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये 15 नंबर का प्रश्न हम लोगों से स्टूडेंट आप कमेंट करके बताइए कि बाकी सब्जेक्ट का तैयारी आप कहाँ से करते हैं। मैं ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पर, यानी कि आपका जो ये विजय स्टडी पॉइंट नाम से जो यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, इस पर जो है ना सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है, ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप परिवार के साथ जुड़े रहें और सभी वीडियो एक के बाद एक देखेंगे। 15 का है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? जब इटली का एकीकरण हुआ था तो इसका प्रमुख नायक कौन था? तो इनमें से सभी था। बोले तो मेजनी भी था, काबूर भी था, गेरिबाल्डी भी था, सभी कोई था। ठीक है, 16 का है कि लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? बोलिए कब दी गई थी? लुई सोलवे को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? 1793 में दी गई। अगला है कि वियना सम्मेलन, कौन सम्मेलन? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बोलिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 18 का क्या है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? बोलिए स्टूडेंट कम कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कि लॉसन सम्मेलन में, किसमें? लॉसने सम्मेलन में कम कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि 19 नंबर का प्रश्न क्या है। लेकिन 19 नंबर का प्रश्न देखने से पहले आप लोग क्या अभी तक लाइक किए वीडियो के स्टूडेंट? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब ना हम जानेंगे कि हाँ कितने स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे प्यारे
ठीक है, जो कि वीडियो को लाइक भी करते हैं। तब ना मान लीजिए कि हम और ख़तरनाक सब सब्जेक्टिव लाएंगे स्टूडेंट, इसलिए क्या करना है, जल्दी जल्दी लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी करना है और परिवार के साथ जुड़े रहना है और मन लगा के पढ़ाई करना है। 19 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका में, कहाँ, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? बोलिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने, या फिर फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने, सी में है बराक ओबामा ने, और फिर क्या है हम लोगों का डी है निक्सन ने। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया, यहाँ देखिए, फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने किया था। कौन किया था? फ्रेडलिन, नाम फ्रेडरिक नहीं है, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, यानी कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने स्टूडेंट। 20 नंबर का प्रश्न है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? बोलिए, हिगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का था, इटली का था, जर्मनी का था, या फिर ऑस्ट्रेलिया का था स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। अगला है 21 नंबर का कि वियना कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2023 में पूछा गया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। 22 का है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, या फिर मिस्र का? तो याद रखेंगे, ये जो सिकंदर था स्टूडेंट, ये कहाँ का था? तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 2023 में पूछा गया है, क्या पता 25 में भी पूछते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था स्टूडेंट। अगला है हम लोगों का 23 नंबर की, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बोलिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? मैं अगर ऑप्शन बताऊं, 1789 में, 1804 में, 1871 में, या फिर 1817 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, 90 में एक कम। 24 का है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोलिए, 24 का राइट आंसर कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है कि जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। 25 का देखते हैं क्या है। 25 का जल्दी जल्दी देख लीजिए, अच्छा लग रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 का है कि कोसूत का संबंध किस जो है कि देश से है? बोलिए, कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है, यूनान से है, पोलैंड से है, या फिर हंगरी से है स्टूडेंट? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कोसूत का संबंध किससे है? तो हंगरी से ही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं 26 का क्या है कि इटली तथा, क्या लिखा हुआ है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। और भारत किसके अंतर्गत आते हैं? तो भारत जो है कि एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इटली और जर्मनी की अगर बात करें तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या आपको पूरा समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, पहले आप यहां समझिए। आप ये देख रहे हैं कि इतिहास की दुनिया, ये हम लोगों की इतिहास की दुनिया, और यहाँ पर है हम लोगों का इतिहास। ये देख रहे हैं ना, इतिहास का जितना भी चैप्टर है, 6 चैप्टर है ना, लगभग 6 से 7 चैप्टर जो भी है, उसको क्या करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो मैं समाप्त करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसका जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा वो भी समाप्त करके बताऊंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट अदर सब्जेक्ट जो है, अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी मैं यहाँ पर जो है कि एग्ज़ाम आने से पहले वीवीआई सब जो प्रश्न वगैरह होता है ना, वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मैं बुक का जितना भी प्रश्न उत्तर होता है ना, बुक में आप लोग कोई भी, जैसे हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक के पीछे में देखिएगा प्रश्न होता है, वो सभी प्रश्न मैं आप लोगों को सोल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर ये 27 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, अपने आप को ये 27 नंबर का प्रश्न क्या साबित करना चाह रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है 27 नंबर का प्रश्न। ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि फ्रांस में, कहाँ पर?
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी स्टूडेंट? तो याद रखेंगे बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। ठीक है। अगला है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी से है स्टूडेंट। किससे है? मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से है। लाल सेना में नहीं लगाएंगे आप लोग। मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से है। अगला है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? बोलिए निम्न में से कौन था इसके विरुद्ध में? तो इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था स्टूडेंट। कौन था? ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था। अगला है 30 नंबर का कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बोलिए किस पद पर नियुक्त किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। डायरेक्ट अगर हम लोग आंसर को देखते हैं ना तो कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि गैरीबाल्दी पेशे से क्या था। ये जो है ना स्टूडेंट ऐसा प्रश्न है कि लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे भी जाने वाले प्रश्नों में से एक है। कौन? गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्दी पेशे से मेरे प्यारे बच्चों वो एक नाविक थे। क्या थे? नाविक मतलब जो नाव चलाते हैं ना उसे ही हम लोग नाविक कहते हैं। 32 का है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए 2014 में, 16 में, 22 में और 23 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बोलिए किसने किया था? लुई 18वां किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था, नेपोलियन तृतीया किया था या फिर बिस्मार्क किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट किया था स्टूडेंट। कौन किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 33 का देखते हैं क्या है कि जालवेरीन कैसी संस्था थी? तो जालवेरीन जो थी स्टूडेंट वो कैसी संस्था थी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरीन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। 34 नंबर का प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 2011 में, 17 में, फिर 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया। हो सकता है 25 में नहीं पूछा, 26 में पूछ दे, इसलिए याद रखेंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था स्टूडेंट? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। आगे है 35 नंबर का है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कि कब हुई? डेट पूछा है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बोलिए 35 का राइट आंसर बोलिए, तब तक हम इसको एडजस्ट करते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, यानी कि 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट। 36 का है कि यूरोप वासियों के लिए, किसके लिए? यूरोप वासी का मतलब ये हुआ जो यूरोप में रहता है। यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासी के लिए यूनान का स्टूडेंट। कहाँ का? यूनान का जो है कि ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग का 37 नंबर का क्या है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बोलिए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी बाबू लोग? तो 1821 ईस्वी में हुई थी नेपल्स की क्रांति। ठीक है। 38 का है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बोलिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, हंगरी में हुआ था या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे बाबू लोग कि ये चार्टिस्ट जो है ना, ये चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। 39 का देखते हैं कि क्या है। यूनान को एक, किसको स्टूडेंट? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। बोलिए कब घोषित किया गया? तो इसको तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्रश्न कौन सा प्रश्न कब घुमा के पूछ देगा ये कि किसी को पता नहीं है स्टूडेंट। इसलिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1832। क्या हो जाएगा? 1832 यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1832 में घोषित किया गया था। 40 नंबर का है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? बोलिए ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? हिंगेल ने या फिर अर्नस्ट ने या फिर हमबोल्ट ने या फिर डी नंबर में क्या है? जैकब ग्रिम ने किया था। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। हिंगेल ने किया था। किसने किया था व्याख्या? हिंगेल ने किया था। अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर का। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर ले, अगर अभी तक लोग नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ कमेंट करके आप ये बताएं कि क्या समझ में आ रहा है ना। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है कि एड्रियानो पूल की संधि कब हुई? एड्रियानो पूल की संधि कब हुई स्टूडेंट? मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार जो है ना प्रश्न डेट वाला पूछ देता है। जैसे कि ये सब देख रहे हैं ना, ये डेट वाला है ना, और जब डेट वाला प्रश्न पूछ दिए जाते हैं ना तो उसमें स्टूडेंट लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि उसका कब हुआ था, नहीं हुआ था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 1829। याद रखेंगे एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो 1829 स्टूडेंट, कब 29 डेट याद रखेंगे 29, ठीक है। अब 42 नंबर का प्रश्न है कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। अब ये पूछ रहा है, पहले तो ये पूछा कि कब हुई थी, तो 1829 में हुई थी। अब किन दो देशों के बीच हुई है ये पूछ रहा है, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे जो एड्रियानोपोल की संधि है वो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। 43 का है कि सेडोन का युद्ध किसने जो है कि किनके बीच हुआ था, किनके बीच हुआ था, बोलिए सेडोन का युद्ध किनके, सेडोन का युद्ध पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर था एड्रियानोपोल की संधि, तो तुर्की और रूस के बीच कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में इनका संधि हुआ था। किसका, एड्रियानोपोल की संधि। और यहाँ पर है कि सेडोन युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ये नहीं कि आप तुर्की और रूस में मार के चलाइएगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तब। तो याद रखेंगे कि जो ये सेडोन का युद्ध है स्टूडेंट, ये जो है कि किनके किनके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 44 का है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, बोलिए किस देश का हंगरी पर पूर्ण यानी कि पूरा आधिपत्य था, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का या फिर तुर्की का स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का। किसका, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रेलिया का था। भूलेंगे नहीं भूलेंगे। 44 प्रश्न समाप्त हो चुका है हम लोगों का, अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। 60 के हम लोग कगार पर हैं, क्योंकि 60 प्रश्न करते करते हम लोगों का ये जो है कि वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो का जो है कि तैयारी करेंगे और उसमें हम लोग मिलेंगे, इसलिए जो है कि परिवार के साथ जुड़े रहें। देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, स्टूडेंट किसने कुचल दिया पोलैंड के विद्रोह को, रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने या फिर फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने कुचल दिया। स्टूडेंट किसने कुचल दिया, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो रूस ने स्टूडेंट कुचल दिया था। 46 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा कि सन 1870 में, कब, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, युद्ध कहाँ हुआ था स्टूडेंट, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ये सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडोन में। किस युद्ध के बाद, यहाँ पर दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था स्टूडेंट, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला देखते हैं क्या है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, बोलिए मेजनी है, गैरिबाल्डी है, विक्टर एमेनुएल है या फिर मुसोलिनी है, ठीक है, मुसोलिनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मेजनी, ठीक है। स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ आप लोगों को कम समय में जो है कि अधिक से अधिक वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। 48 का तो देख लिया, अब 49 का देख लेते हैं क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बोलिए यूरोप का मरीज मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। 50 का है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कब हुआ था, तो ये जो वियना कांग्रेस है ना ये हुआ था 1815 में। कब हुआ था, 1815 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। स्टूडेंट कौन था, बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क था। 52 का देखते हैं क्या है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, बोलिए 52 का प्रश्न का जवाब दीजिए कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है, बिस्मार्क का नहीं है, मेजनी का नहीं है, काबुर का नहीं है या फिर गैरिबाल्डी का जो है कि संबंध नहीं है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। स्टूडेंट ठीक है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई भी जो है कि संबंध नहीं है। 53 का देखिए क्या है, 53 का है कि 1830
30 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बोलिए, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या फिर अधिनायकवाद? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। 55 का हो जाएगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बोलिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि या फिर क्या है, वियना कांग्रेस की संधि, या इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बाबू लोग। तो 55 का ना, 55 ही है ना, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि। स्टूडेंट 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और 56 का है हम लोगों का कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? बोलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मेजनी और इमैनुअल ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबू ने, या फिर इनमें से सभी ने? तो ऐसा प्रश्न तो एक बार शायद और भी आया था ना स्टूडेंट की इटली के एकीकरण में सबका भूमिका था। इसका भी था, इसका भी, यानी कि तीनों का था। मेजनी का भी था, गैरिबाल्डी का, विक्टर एमेनुअल और काउंट काबूट, सब का था योगदान। और 97 और अंतिम प्रश्न हम लोगों का, ठीक है, 57 का जो है ये हम लोग का अंतिम प्रश्न होने वाला है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? बोलिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? अभी बच्चों, तो ये ब्रिटेन का निवासी था। तो स्टूडेंट मैंने कहा था कि 60 VVI ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और यहाँ पर जो है कि इसमें से 3 कम है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप इतना VVI ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं ना, तो आपको इस अध्याय से तो दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ, देख रहे हैं ना, यहाँ पर सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। केवल आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कर लेना है। इसलिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मैं बहुत जल्द स्टूडेंट अध्याय 2 हिस्ट्री का जो अध्याय 2 जिसका नाम देखिए क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद के टोटल VVI ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें और कॉमेंट करके बताइए कि अध्याय 2 आपको कब तक में चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।